नमस्कार। हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी एक नई कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। और आज की हमारी कक्षा का शीर्षक है वर्ण विच्छेद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब तक की कक्षा में हमने वर्ण पर विचार किया है और आज हम उसी के अंतर्गत वर्ण विच्छेद का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसका शीर्षक है वर्ण विच्छेद। तो आइए सबसे पहले जानते हैं वर्ण विच्छेद क्या है। सबसे पहले हम वर्ण विच्छेद के शाब्दिक अर्थ पर जाते हैं। वर्ण, जैसा कि सर्वविदित है, एक अखंड ध्वनि है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। उसी प्रकार से विच्छेद का तात्पर्य होता है कि अलग अलग कर देना या टुकड़े टुकड़ों में विभाजित कर देना। तो वर्ण विच्छेद का अर्थ जानते हैं कि किसी भी शब्द में प्रयुक्त होने वाले वर्णों को अलग अलग कर देना या टुकड़ों में विभाजित कर देना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब वर्ण विच्छेद को जानने के लिए हम सबसे पहले एक शब्द लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिया है स्वाभाविक। हमने स्वाभाविक एक शब्द लिया है। स्वाभाविक शब्द जो है वो कई वर्णों से मिलकर बना है। अब इस शब्द में जितने भी वर्ण प्रयुक्त हुए हैं उन सभी वर्णों को अलग अलग विभाजित कर देना, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देना, वो भी तब तक जब तक कि वह अविभाज्य इकाई के रूप में नहीं आते हैं, तब तक उन्हें विभाजित करना ही हमारा वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे हमने स्वाभाविक शब्द लिया। स्वाभाविक शब्द जो है वो कई वर्णों से मिलकर बना है और इसमें जो पहला वर्ण है वह है श। वर्ण इसलिए है क्योंकि यह आधा श है। आधा श को हम अधिक विभाजित नहीं कर सकते, इसलिए जब हम वर्ण को इस शब्द को हम विच्छेद करेंगे, इस शब्द का यहाँ पर वर्ण विच्छेद करेंगे तो यह आधे श के रूप में ही लिखा जाएगा। और जब हम किसी आधे व्यंजन को शब्द से अलग करके लिखते हैं तो वहाँ पर हम उसे पूर्ण व्यंजन के रूप में लिखते हैं तथा उसके बाद पूर्ण व्यंजन के रूप में लिखने के बाद उसके पद पर हलंत का चिन्ह लगा देते हैं, जिससे वह अर्ध व्यंजन के रूप में प्रकट होता है, के रूप में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर हमने श को ऐसे। इसके बाद श के बाद आता है वा। वा जो है, वा को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि व में आ की मात्रा है। तो यहाँ पर हम पहले व से स्वर को अलग करेंगे। जब हम व से स्वर को अलग कर देते हैं अर्थात आ को अलग कर देते हैं तो व किस रूप में आता है? आधे व के रूप में। अब आधे व को भी हम विभाजित नहीं कर सकते हैं और ना हम आ को कर सकते हैं, अर्थात ये दोनों ही क्या बन जाती हैं? अखंड इकाई बन जाती हैं। इसके बाद भा है। भा को भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, लेकिन दो भागों में विभाजित करने के बाद हम उसे और विभाजित नहीं कर सकते क्योंकि वे दोनों भी अखंड इकाई के रूप में दिखते हैं, आते हैं। उसके बाद वी को भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, व, आधा व और छोटी ई, दोनों ही अखंड ध्वनि बन जाते हैं। इसके बाद आता है क। हालांकि यहाँ पर क में अ का स्वर आता है, इसलिए हम इसको आधा क और अ में विभाजित कर सकते हैं। और क और आधे क और अ में विभाजित करने के बाद हम इसे और विभाजित नहीं कर सकते, अर्थात यह भी एक अविभाज्य इकाई के रूप में सामने आता है। तो यही वर्ण विच्छेद है। किसी भी शब्द के में प्रयुक्त होने वाले वर्णों को तब तक विभाजित करना जब तक कि वह अविभाज्य वर्ण के रूप में सामने नहीं आता है, तब तक अविभाज्य इकाई तक उसको विभाजित कर देना ही क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो यहाँ पर हमने जाना कि वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। वर्ण विच्छेद वह है जब किसी शब्द में प्रयुक्त होने वाले वर्णों को अविभाज्य इकाई तक विभाजित कर देना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसी प्रकार इसके आगे हमने कुछ अन्य उदाहरण भी दिए हैं। जैसे यहाँ पे अभी हमने एक उदाहरण दिया स्वाभाविक का, इसके बाद मैं यहाँ पर एक उदाहरण दूंगी नवजीवन। नवजीवन है जिसे हमने विभाजित किया है। किसी भी वर्ण में जो भी मात्रा लगी होती है उसे उसी मात्रिक स्वर के रूप में लिख कर उसे हम विभाजित करते हैं। जैसे वा में हमने आ को अलग किया, बड़ी की मात्रा में हम ई को अलग करते हैं। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे नवजीवन जो एक शब्द लिया उसका हमने वर्ण विच्छेद किया है। इसके बाद हम एक अन्य शब्द देंगे अलंकार।
अब अलंकार क्या है? अब अलंकार को जब हम अलंकार का वर्ण विच्छेद करते हैं तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि इसका पहला वर्ण क्या है? अ। अ को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। जब हम जानते हैं कि अ भी एक अविभाज्य इकाई है, स्वर को हम विभाजित नहीं करते हैं, तो यहाँ अपने मूल रूप में लिखा जाएगा। इसके बाद आता है लौ। अब लौ के ऊपर है अनुस्वार का चिन्ह। यदि आपने मेरे पूर्व के वीडियो देखे होंगे या अभी तक अगर नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिए कि मैंने अपने अनुस्वार और चंद्रबिंदु और पंचमाक्षर में वाली वीडियो में मैंने ये सभी चिन्हों का विस्तार पूर्वक अध्ययन कराया है। तो यहाँ पर जो है कि कैसे जानें कि लौ के ऊपर जो अनुस्वार का चिन्ह है वो किसे प्रदर्शित करता है। तो लौ के ऊपर के अनुस्वार के चिन्ह को हम लौ के बाद वाले व्यंजन के रूप में बाद में आने वाले व्यंजन के आधार पर हम जानते हैं कि लौ के ऊपर जो अनुस्वार का चिन्ह है वो किसे प्रदर्शित करता है। तो वह क्या है? लौ के बाद क्या आता है? व्यंजन क आता है। और क क्या है? क वर्ग का पहला अक्षर है, पहला व्यंजन है। और जो पहला व्यंजन है तो क वर्ग जो लौ के ऊपर अनुस्वार का चिन्ह है वो क्या होगा? क वर्ग का पंचम अक्षर होगा। तो यह यदि हम जान जाते हैं कि किसी व्यंजन के ऊपर जो अनुस्वार का चिन्ह है वह किस वर्ग से संबंधित है, किस वर्ग का है, तो हमारे लिए वर्ण विच्छेद करना आसान हो जाता है। और इसी आधार पर हमने अलंकार शब्द का वर्ण विच्छेद कुछ इस प्रकार से किया है। अब इसके बाद एक और अनुस्वार के चिन्ह वाला हमने वर्ण विच्छेद यहाँ पर लिया है जो है संयम। अब संयम में सौ के ऊपर अनुस्वार का चिन्ह है और उसके बाद व्यंजन आता है य। अब यह जो है यह एक ऐसा व्यंजन है जिसका अपना कोई पंचमाक्षर नहीं है। और मैंने अपने पूर्व वीडियो में यह भी बताया कि जिसका अपना कोई पंचमाक्षर नहीं होता है वहाँ पर उससे पूर्व में लगने वाले अनुस्वार चिन्ह को अंक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो इससे हमें ज्ञात होता है कि 100 के ऊपर जो अनुस्वार का चिन्ह है वह क्या है। अब इसके बाद एक शब्द मैंने और लिया है यहाँ पर वर्ण विच्छेद के उदाहरण के रूप में, वह है उपर्युक्त। उपर्युक्त में जो है रेफ, र जो है रेफ के रूप में ऊपर लगा है। और जब र रेफ के रूप में किसी व्यंजन के ऊपर आता है तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पर र क्या है? अर्ध व्यंजन के रूप में। र के विभिन्न प्रयोग के वाले वीडियो में मैंने र के सभी प्रयोगों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, व्याख्या की है। यदि आप देखना चाहें तो आपको ये ज्ञात होगा, यदि आपने देखी होगी कि र कब अर्ध व्यंजन होता है और कब पूर्ण व्यंजन होता है और रेफ के रूप में वो कहाँ प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर जब हम इसका उच्चारण करते हैं उपर्युक्त तो हमें मालूम होता है कि यहाँ पर र के रूप में, रेफ के रूप में र का उच्चारण स्थान क्या है? प और य के बीच में है। और जब र अर्ध व्यंजन के रूप में अर्थात रेफ के रूप में व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है तो वह सदैव अपने उच्चारण स्थान के बाद वाले पूर्ण व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है, अर्ध व्यंजन के ऊपर नहीं अंकित किया जाता है। तो इस आधार पर हम, यदि हमें ज्ञान हो अर्ध व्यंजनों का, संयुक्त व्यंजनों का, द्वितीय व्यंजनों का, पदेन, र का पदेन रूप का या र के रेफ रूप का या फिर पंचमाक्षरों का यदि ज्ञान हो तो वर्ण विच्छेद करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत ही सरल तरीका होता है वर्ण विच्छेद करने का। विच्छेद को समझाने के लिए मैंने अगला शब्द जो उदाहरण के रूप में लिया है वह है सहस्राब्दी। सहस्राब्दी में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको श में र पदेन रूप में प्रयुक्त दिखाई देगा। तो यहाँ पर जब र पदेन रूप में किसी व्यंजन के संग प्रयुक्त होता है तो उसका अर्थ होता है कि र पदेन रूप में सदैव पूर्ण व्यंजन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अर्थात यहाँ पर श जो है वह अर्ध व्यंजन है और पदेन रूप में जो र का प्रयोग हुआ है वहाँ पर र पूर्ण व्यंजन के रूप में प्रयोग हुआ है। जो स के बाद जो आ की मात्रा यहाँ पर प्रयुक्त हुई है वह स में ना होके र में प्रयुक्त हुई है। तो यह है र का पदेन रूप में प्रयोग। यदि हमको इसका भी ज्ञान है तो हम इस प्रकार से सहस्राब्दी का
वर्ण विच्छेद कुछ इस प्रकार से करेंगे। अब इसके बाद एक अगला उदाहरण जो मैंने लिया है वह है अर्ध्य। अर्ध्य में यदि आप देखेंगे कि जब हम उच्चारण करते हैं तो र का उच्चारण स्थान अ और आधे ध के मध्य में है, जो कि रेफ के रूप में कहाँ लगाया गया है, य के ऊपर। तो जब यहीं पर ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती है कि जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो र का स्थान कहाँ पर होगा, तो र का स्थान वहीं पर होगा जहाँ पर जब हम शब्द को उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते समय जहाँ पर र उच्चारित होता है जिस स्थान पर, वही उसका स्थान होता है। अर्थात जब हम अर्ध का उच्चारण करते हैं तो हम जो देखते हैं कि अर्ध में जो है अ का उच्चारण स्थान अ के बाद ध और आधे ध से पहले है। तो यहाँ पर जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो हम अ प्लस र आधा र प्लस आधा ध प्लस य आधा य प्लस अ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अ और ध के मध्य होने के बाद भी र को रेफ के रूप में य के ऊपर अंकित किया गया है। वह इसलिए क्योंकि र जब रेफ रूप में प्रयुक्त होता है तो वो कभी भी अपने बाद वाले अर्ध व्यंजन के ऊपर प्रयुक्त नहीं होता है। वह चाहे अर्ध व्यंजन को छोड़कर उसके बाद वाले व्यंजन के ऊपर अंकित किया जाएगा, लेकिन रेफ के रूप में र सदैव पूर्ण व्यंजन के ऊपर ही अंकित होता है। इसीलिए यदि हम अर्ध का वर्ण विच्छेद करेंगे तो वह कुछ इस प्रकार से करेंगे। इसके अतिरिक्त भी मैंने यहाँ पर वर्ण विच्छेद के कुछ अन्य उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो कि इस प्रकार से हैं। इन सभी वर्ण विच्छेद के उदाहरणों को देखकर आपको समझ आ गया होगा कि वर्ण विच्छेद क्या है। जिस तरह से एक एक वर्ण को जोड़कर एक शब्द बनाया जाता है, जब हम उसी शब्द को उल्टे क्रम में उन्हीं वर्ण विच्छेदों को उसी प्रकार से पुनः अलग अलग कर देते हैं तो वही हमारा वर्ण विच्छेद कहलाता है। किसी भी शब्द में जो वर्ण प्रयुक्त होते हैं उन्हें उनकी पुनः स्थिति में, पूर्व स्थिति में रख देना, तोड़कर उनकी पूर्व स्थिति में रख देना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो यहाँ पर मुझे आशा करती हूँ कि स्पष्ट हो गया होगा कि वर्ण विच्छेद क्या है, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है और आज की इस कक्षा के साथ ही हमारा वर्ण पर जो हमने विचार किया इन पिछले वीडियो में, वर्ण विचार हमारा यहीं समाप्त होता है। अब इसके अगली वीडियो में हम शब्द के विषय में अध्ययन करेंगे, अर्थात शब्द सौष्ठव जानेंगे, शब्द सौष्ठव जानेंगे कि शब्द क्या है, शब्द निर्माण कैसे होता है, शब्द के प्रकार क्या होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और एक बात मैं हमेशा से कहती आई हूँ और हमेशा कहती रहूँगी कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा पर गर्व करें।